हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो हमारी क्लास है वो राठौड़ वंश को लेकर के है। अगर हम राजस्थान इतिहास में पिछली क्लासों की बात करें तो अब तक हमने मेवाड़ इतिहास के बारे में जाना, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार जो इतिहास था उसके बारे में अध्ययन किया, और आज से हमारी क्लास मारवाड़ इतिहास के बारे में रहेगी। मारवाड़ रियासत में इतिहास में राठौड़ वंश का प्रमुख स्थान है, तो आज हम राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। पिछली क्लास में हमने जाना कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मंडौर में हुई थी, और मंडौर है जोधपुर में। बाद में यही गुर्जर प्रतिहार वंश अवंतिका उज्जैन तक पहुंच जाता है, एमपी तक, और कन्नौज यूपी तक पहुंच जाता है। बाद में 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र गढ़वाल की मृत्यु हो जाती है, और उसका पौत्र राव सिंहा वापस आता है और मंडौर में आकर के अपने ही जो क्षेत्र था, उसके पूर्वजों का जो क्षेत्र था, उसी में आकर के राठौड़ वंश की स्थापना करता है। तो राठौड़ वंश राव सिंहा के द्वारा उत्पन्न हुआ। लेकिन राठौड़ वंश के बारे में जो मत हैं, जो दे रखे हैं, हम पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राठौड़ वंश के बारे में मत है, चंद्र बरदाई ने कहा है। चंद्र बरदाई वही है जिन्होंने क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है, तो यानी कि चंद्र बरदाई या पृथ्वीराज रासो के अनुसार। जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड है जिन्होंने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, उस पुस्तक में। तथा दयाल दास जी जिन्होंने दयाल दासरी ख्यात लिखी है। इनके अनुसार राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा था, और राव सिंहा जो है वो जयचंद्र गढ़वाल का पौत्र बताया है। जयचंद्र गढ़वाल का पौत्र बताया गया है। किन किन के अनुसार? चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जेम्स टॉड की द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के अनुसार, और दयाल दास की द दयाल दास री ख्यात के अनुसार राव सिंहा को जयचंद्र गढ़वाल का पौत्र बताया गया है, जिसने राठौड़ वंश की स्थापना की। अभी मैं केवल मत आपको बता रहा हूं। अगर हम अगली बात करें तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर हॉर्नली, एवं एक व्यक्ति का नाम आपने हर बार सुना है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। हीराचंद ओझा, डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप इतना याद रखिए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। इनके अनुसार राव सिंहा जो है ये बदायूं का था, ना कि कन्नौज का। आपको पता है जयचंद गढ़वाल कहां का था? कन्नौज का। कन्नौज का पड़ता है यूपी में। इनके अनुसार ये बदायूं के राठौड़ थे। कहां के राठौड़ थे? बदायूं के। इनमें यह मत ऐसे प्रभावित होता है कि जयचंद गढ़वाल अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे, यानी कि ये अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे, जबकि बदायूं के जो राठौड़ हैं ये अपने आप को चंद्रवंशी बताते थे, और यही मत प्रमुख मत माना गया है। यही मत प्रमुख मत माना गया। देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए हम जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, जिन लोगों ने उस समय लिखा है, उनकी पुस्तकों से ही या उन शिलालेखों से अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। यही इतिहास है। इतिहास मतलब ऐसा ही घटित हुआ, ये इतिहास की परिभाषा है। तो डॉक्टर हॉर्नली का और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो मत है वो राव सिंहा के बारे में बदायूं के राठौड़ों का है, जो चंद्रवंशी थे, और यही मत प्रमुख माना गया है, क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ अपने आप को चंद्रवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं? चंद्रवंशी बताते हैं। जबकि चंद्र बरदाई, जेम्स टॉड और दयाल दास के अनुसार राव सिंहा सूर्यवंशी था और जयचंद्र गढ़वाल का पौत्र था। किसका पौत्र था? जयचंद्र गढ़वाल का पौत्र था। राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है राज रत्नाकर के द्वारा। किसके द्वारा? राज रत्नाकर नामक एक लेखक थे, जिन्होंने इनको हिरण्यकश्यप के बारे में आपने सुना ही होगा। हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। हिरण्यकश्यप वही था, है ना, ध्रुव का पिता, होलिका का भाई। हिरण्यकश्यप की संतान किसको बताया गया है? राठौड़ों को। किसके द्वारा बताया गया है? राज रत्नाकर के द्वारा इनको हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। तो ये इनके बारे में प्रमुख मत है।
जो राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम राठौड़ के एक संस्थापक से, जिसका नाम था रावसिंहा। क्या नाम था? रावसिंहा। रावसिंहा प्रमुख शासक है जिसने राठौड़ वंश की स्थापना की। रावसिंहा ने मंडोर को राजधानी बनाया। मंडोर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। देखिए, रावसिंहा के बारे में एक बीटू अभिलेख है। बीटू अभिलेख है जो कहां पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। बीटू जगह पर एक बीटू अभिलेख है जो पाली में पड़ता है, जिसके अनुसार रावसिंहा के बाप का नाम सेतराम था। रावसिंहा के बाप का नाम क्या था? सेतराम था। कौन से अभिलेख के अनुसार है? बीटू अभिलेख के अनुसार है। कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। और इसकी जो मां थी उसका नाम था पार्वती। क्या नाम था? पार्वती। यानी कि बीटू अभिलेख के अनुसार रावसिंहा सेतराम और पार्वती का पुत्र था। इसने किसको अपनी राजधानी बनाया था? मंडोर को। किसको अपनी राजधानी बनाया था? मंडोर को। इसी व्यक्ति को राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है, राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है, और रावसिंहा को ही राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्लियर है? हमको क्लियर हो गया है, सारे मत क्लियर हो गए। राठौड़ कहां से क्लियर हुए? रावसिंहा इन लोगों के अनुसार तो जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। डॉक्टर ओली एवं गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह बदायूं के राठौड़ों में से था। अगर रावसिंहा की बात करें तो बीटू अभिलेख पाली के अनुसार यह सेतराम और पार्वती का पुत्र था, जो बदायूं के राठौड़ थे। और राज रत्नाकर के अनुसार इनको हिरण्यकश्यप के वंशज बताया गया है, इनको राठौड़ों को। देखिए, रावसिंहा के समय लाख जवर नाम का एक युद्ध हुआ, जिसे धौला चौतरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे धौला चौतरा कहते हैं। अच्छा, यह जो व्यक्ति है वो भी छोटा सा जागीरदार है, जो मंडोर की एक सीमा में शासन कर रहा है। इसकी राजधानी मंडोर है। राजधानी क्या है इसकी? मंडोर। वही है जिसको मांडव्यपुर कहा जाता था। मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है, और जोधपुर को प्राचीन काल में रोहिस उपनगर कहा जाता था। पिछली क्लास में गुर्जर प्रत्यार वंश में हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। लाख जवर जो युद्ध है, जिसको धौला चौतरा कहते हैं, यह नासरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का शासक था, सल्तनत काल में, वह व्यक्ति मुस्लिम आक्रांता के रूप में रावसिंहा पर आक्रमण करता है। रावसिंहा के साथ साथ पाली के ब्राह्मण लड़ते हैं। रावसिंहा के साथ साथ पाली के जो ब्राह्मण है प्लस रावसिंहा वर्सेस किसका युद्ध है? नासरुद्दीन महमूद का युद्ध है। इसमें बताया जाता है कि पाली के ब्राह्मण और रावसिंहा के साथ साथ जब नासरुद्दीन महमूद युद्ध करता है तो इसमें 1 लाख लोग मरते हैं। लगभग कितने लोग मरते हैं? 1 लाख लोग मरते हैं, जिसके कारण इस युद्ध को लाख जवर यानी कि लाखों को झोंक दिया तथा धौला चौतरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धौला चौतरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका सहयोग इस युद्ध में किनके द्वारा किया गया था? तो पाली के जो ब्राह्मण थे उस वंश के द्वारा युद्ध में सहयोग किया गया था। क्लियर है? हम राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलिए, बेस्ट काम रहेगा। मैं किसी भी वंश में मुश्किल से ही कोई शब्द या कोई लाइन छोड़ूंगा जो किसी भी बुक में या किसी भी पेपर में आपको मिलेगी। क्लियर है? तो इसलिए आप नोट्स बनाते चलिए, जो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्लास को ढंग से पढ़ने का। ठीक है? राज रत्नाकर ने हिरण्यकश्यप की संतान बताया। डॉक्टर हॉर्नली और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको बदायूं के राठौड़ चंद्रवंशी बताया। जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासू में और दयाल दास री ख्यात में इनको क्या बताया गया था? जयचंद गढ़वाल के पुत्र बताया गया था। और जयचंद गढ़वाल कौन है? वो है जो 1194 में चंदावर के युद्ध में जो फिरोजाबाद के पास पड़ता है वहां पर मर गया था, उसका पुत्र इसको बताया गया है। इसका प्रमुख जो शासक रहा उसका नाम, जिसने इनकी संस्थापना की, उसका नाम क्या था? रावसिंहा। रावसिंहा वो है जो बीटू अभिलेख पाली के अनुसार किसका पुत्र है? सेतराम और पार्वती का पुत्र है। रावसिंहा के समय नासरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, एक युद्ध हुआ जिसे लाख जवर या धौला चौतरा के नाम से जाना जाता है। देखिए, रावसिंहा के बाद
जो प्रमुख शासक रहे उनमें कई नाम है। प्रमुख थे मल्लिनाथ जी। देखिए मल्लिनाथ नाम के शासक रहे थे। इसमें मल्लिनाथ वो है जिनको हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो मल्लिनाथ जो लोक देवता थे वो कौन थे, कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के शासक थे। कहां पर? मंडौर जोधपुर में, ठीक है ना। इन्हीं में इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव शासक बना था। इनका एक और वंशज मिलता है जिसका नाम था आसनाथ। क्या नाम था? आसनाथ। ये भी शासक बना था। ऐसे क्वेश्चन लगभग पेपरों में कभी नहीं आते हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं। अगला जो प्रमुख शासक है वो है बीरमदेव का पांचवा पुत्र जो शासक बना, उसका नाम था रावचूड़ा। क्या नाम था? रावचूड़ा। मारवाड़ रियासत का प्रमुख संस्थापक जो है, जिसने मंडौर में राठौड़ वंश की स्थापना की, उसका नाम है, प्रमुख व्यक्ति है रावचूड़ा। कौन है? रावचूड़ा। रावचूड़ा का जो काल है वो 1384 से लेकर के और 1423 ईस्वी तक बताया जाता है। यहां से हम इनके सभी वंशजों की जो जन्म काल है, जो शासन काल है, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। चलिए ठीक है, रावचूड़ा की बात करते हैं। रावचूड़ा के बारे में बताया जाता है कि रावचूड़ा मंडौर के छोटे से एरिया पर जागीरदार था। उस समय यहां पर प्रतिहार वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था इंदा। क्या नाम था? इंदा। प्रतिहार वंश का इंदा नामक व्यक्ति यवन मुसलमानों से मंडौर को छीन लेता है। मंडौर को छीन लेता है और रावचूड़ा को दहेज में दे देता है। कैसे दे देता है? दहेज में। तो ये बंदा अब पूर्ण तरीके से मंडौर का शासक बन गया। तो राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहा जाता है? रावचूड़ा को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का इंदा नामक जो व्यक्ति है, जो शासक है, वो यवन मुसलमानों से मंडौर को पूरी तरीके से छीन लेता है और दहेज में रावचूड़ा को प्रदान कर देता है। रावचूड़ा की दो शादियों के बारे में हम और सुनते हैं। कौन कौन सी हैं? सुन लीजिए। रावचूड़ा की एक शादी हुई थी चांद कंवर से, यानी कि रावचूड़ा की एक पत्नी का नाम था चांद कंवर और एक पत्नी का नाम था किशोर कंवर। क्या नाम था? किशोर कंवर। इसकी दो पत्नी थी। एक तो ये है इंदा की पत्नी, वो पुत्री थी जो इसकी शादी हुई चूड़ा की, और इंदा ने इसको मंडौर दहेज में दे दिया। इसने दो शादियों के बारे में और उल्लेख मिलता है, एक चांद कंवर है और एक किशोर कंवर है। चांद कंवर वो है जिसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, और चांद कंवर का एक पुत्र था जिसका नाम था रणवल, और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। ठीक है ना। और किशोर कंवर से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था काना। कौन सा पुत्र पैदा हुआ? काना। रावचूड़ा का बड़ा पुत्र था रणमल। रावचूड़ा का बड़ा पुत्र था रणमल, छोटा पुत्र था काना। रणमल अधिक योग्य था, काना अयोग्य था, लेकिन फिर भी रावचूड़ा किशोर कंवर के प्रेम जाल में आकर के काना को उत्तराधिकारी बना देता है। किसको उत्तराधिकारी बना देता है? काना को। रणमल मारवाड़ से निकल जाता है और पहुंच जाता है मेवाड़। कहां पहुंच जाता है? मेवाड़। कैसे मेवाड़ में प्रवेश करता है? यह बात हमने राणा लाखा के समय पढ़ी थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। मेवाड़ में प्रवेश करने के लिए रणमल अपनी बहन का रिश्ता भेजता है कुंवरचूड़ा के लिए। देखिए दोनों नाम है, समझ लेना। रावचूड़ा की तो है पुत्री, रणमल की है बहन, और ये कुंवरचूड़ा है मेवाड़ के। इनके जो पिता हैं उनका नाम है लाखा, और शासन किसका चल रहा है? लाखा का। और अभी कुंवर लिख दिया है तो इसका मतलब समझ जाओ कि अभी राजकुमार है। रणमल ने अपनी बहन का रिश्ता कुंवरचूड़ा के लिए भेजा, लेकिन हमने वो कहानी पढ़ी कि वो मजाक बन जाता है, कुंवरचूड़ा मिलते नहीं है। जब कुंवरचूड़ा सभा में नहीं मिलते हैं तो लाखा मजाक में कह देते हैं कि ऐसा कौन है जो मुझ बूढ़े को रिश्ता भेज रहा है। जब ये बात रणमल को पता चलती है तो रणमल सशर्त पर अपनी बहन का विवाह हंसाबाई के साथ कर देता है। हंसाबाई बहन का विवाह राणा लाखा के साथ कर देता है, और इनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है मोकल।
क्या नाम उस पुत्र का नाम? मोकल है। और कुंवर चूड़ा वो है जो राणा लाखा के हंसाबाई के शादी करने पर भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं कभी भी शासन नहीं करूंगा। इसी के कारण इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह तथा रघुकुल का राम कहा जाता है। अब इन भाई साहब ने प्रवेश कर दिया कहां पर? मेवाड़ पर। मेवाड़ में जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है तो बचपन में ही शासक बनता है राणा मोकल। कौन शासक बनता है? राणा मोकल। और राणा मोकल का संरक्षक बनती है हंसाबाई, जिसका सहयोग करता है रणमल। सहयोग तो पहले कुंवर चूड़ा करता है, लेकिन हंसाबाई किसी भी तरीके से कुंवर चूड़ा को यहां से निकाल देती हैं, जो चले जाते हैं उज्जैन चले जाते हैं। और उसके बाद रणमल को बुला लेती हैं और हंसाबाई के साथ साथ रणमल मेवाड़ पर शासन करने लग जाता है। शासन मतलब संरक्षक के रूप में शासन करता है। क्लियर है? कौन है ये? रणमल है। कौन है? रणमल। अब मेवाड़ की बात चल रही है, राणा लाखा गए, कुंवर चूड़ा चले गए, मोकल शासक है, बचपन में शासक है, हंसाबाई और रणमल क्या संभाल रहे हैं? संरक्षक के रूप में मेवाड़ का शासन संभाल रहे हैं। मोकल की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है कुंभा। कौन बन जाता है? कुंभा। मोकल की मृत्यु हमने पढ़ा है, मेवाड़ रियासत पढ़ी है, पुरानी क्लास में मैंने बता रखा था। 1433 में राणा मोकल की मृत्यु जिलवाड़ा के युद्ध में हो जाती है। चाचा और मेरा नामक दो व्यक्ति हैं जो इसके कजिन थे, वो इसको मार देते हैं। और किसके कहने पर मारते हैं? तो मेहपा पवार के कहने पर मारते हैं। इसके बाद कुंभा शासक बनता है। कुंभा रणमल, क्योंकि यहां तो शासक कौन है? कान्हा है। उत्तराधिकारी कौन है? कान्हा है। अभी किसका शासन चल रहा है? रामचूड़ा का ही शासन चल रहा है। कुंभा शासक बनते ही रणमल कुंभा को मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि कुंभा का एक सहयोगी था जिसका नाम था राघव देव, और राघव देव को रणमल मरवा देता है। जब रणमल राघव देव को मरवा देता है, यह बात कुंभा को पता चलती है, तो कुंभा रणमल से नाराज हो जाता है। कुंभा रणमल से नाराज हो जाता है। जब रणमल कुंभा को मरवाना चाहता है, कैसे मरवाना चाहता है कि कुंभा की एक दाई मां थी जिसका नाम था भारमली, और भारमली प्रेमिका थी रणमल की। रणमल भारमली को कहता है कि तू अपने पुत्र को, यानी कि जो इसकी दाई मां है भारमली, कि वो कहता है कि तू अपने पुत्र को जहर दे दे। भारमली जहर नहीं देती है। भारमली जहर नहीं देती है, उल्टा रणमल के बारे में जानकारी देती कि कुंभा को। कुंभा भारमली से कह देता है कि उसके कहने पर तुमने मुझे तो जहर नहीं दिया, लेकिन मेरे कहने पर उसको जहर दे दो, और रणमल को जहर दिलवा करके मरवा दिया जाता है। रणमल को जहर दिलवा करके मरवा दिया जाता है, और ये मर कब जाता है? 1438 ईस्वी में। 1438 ईस्वी में। अब हम यहीं पर रणमल को थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए, 1384 से 1423 तक शासन किसने किया? रावचूड़ा ने। रावचूड़ा के बाद उत्तराधिकारी कौन बन गया? किशोर कंवर का पुत्र, जिसका नाम क्या है? कान्हा। किशोर कंवर का पुत्र है जिसका नाम क्या है? कान्हा। जब रणमल यहां पर शासन कर रहा होता है, उसी टाइम 15 मार्च 1423 को मृत्यु हो जाती है किसकी? रावचूड़ा की। जब रावचूड़ा की मृत्यु हो जाती है तो रावचूड़ा के बाद शासक बनता है कान्हा। कौन शासक बनता है? कान्हा, जो शासन करता है 1427 तक। कब तक शासन करता है? 1426-27 इसके बारे में मिलती है, याद रखना। 1426-27 इसके बारे में मिलती है। कान्हा 1426-27 तक शासन करता है। रणमल जो मेवाड़ में था वो जाकर के कान्हा को हरा देता है, और रणमल शासक बन जाता है 1427 में। और कब तक शासन करता है? 1438 तक। अब बात आती है यहाँ कि रणमल ऐसा शासक था जिसका प्रभाव मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पर रहा। रणमल ऐसा शासक था जिसका प्रभाव मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पर रहा, पहली लाइन। दूसरी बात, रणमल ऐसा शासक था जिसने राणा लाखा, राणा मोकल और राणा कुंभा तीनों की सेवा करी। रणमल ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु
राघव देव को मरवाने के कारण या मेवाड़ की राजनीति में फंसकर कुंभा की धायमा भारमली के द्वारा जहर देने पर हो गई। और 1438 में कौन मर गया? रडमल मर गया। 3 शासक हो गए, रावचूड़ा हो गया, फिर कान्हा हो गया 1427 तक, 23 से 27 तक, और फिर कौन हो गया? रडमल। और रडमल की मृत्यु कहां हो जाती है? मेवाड़ में हो जाती है। मेवाड़ में कब हो जाती है? 1438 ईस्वी में। किसके द्वारा? भारमली के द्वारा जहर देने पर। एक बात और आती है कि जब मेवाड़ में था ये, और जब कान्हा यहाँ पर शासन कर रहा था, तो मेवाड़ में रडमल को कहां की जागीर दी गई थी? तो धड़ला नामक एक जगह है, धड़ला का जागीरदार इसे बनाया गया था जब यह मारवाड़ का शासक नहीं था। जब वहां पर कान्हा शासन कर रहा था उस समय इसको मेवाड़ में कहां की जागीर दी गई थी? धड़ला की। ठीक है ना। अब रडमल मर गया। रडमल का पुत्र है जिसका नाम है जोधा। रडमल का पुत्र है जिसका नाम क्या है? जोधा। जब रडमल की मृत्यु हो जाती है तो रडमल की मृत्यु के बारे में जानकारी जोधा को एक गीतकार देता है। गीत गा करके भाग जा रडमल, वो भाग जा जोधा रडमल मारोगे, वो ऐसे कोई गीत है। वो गा करके जब जोधा को पता चल जाती है तो जोधा वहां से निकल के भाग जाता है। उधर 1438 में मृत्यु हो जाने के कारण राणा कुंभा का एक सहयोगी होता है जिसका नाम होता है अक्का सिसोदिया। क्या नाम होता है? अक्का सिसोदिया। यह अक्का सिसोदिया मंडोर पर अधिकार कर लेता है। मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया मंडोर पर अधिकार? अक्का सिसोदिया ने। कब? जब रडमल मर गया। अब इधर कौन है? जोधा। जोधा बेचारा जंगलों में भागता हुआ घूम रहा है। क्यों? उसका पीछा कौन कर रहा है? कुंभा। उसका पीछा कौन कर रहा है? कुंभा। बाप को मार दिया, बेटे को मारना पड़ेगा, वरना बाद में टेंशन दे सके, भाई बदला लेने आ सके। तो कुंभा विरोध कर रहा है जोधा का, पीछा कर रहा है, और जोधा भागता हुआ घूम रहा है इधर उधर। कब से? 1438 से। कब से भागता हुआ घूम रहा है? 1438 से। और कुंभा ने भेज दिया अक्का सिसोदिया को। अक्का सिसोदिया ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। जोधा अभी प्रवासन काल निकाल रहा है। अब जोधा क्या करता है? जोधा अक्का सिसोदिया को हरा देता है और पुनः मंडोर पर शासन कर लेता है। मंडोर पर शासन कर लेता है, लेकिन यह शासन अभी निश्चित नहीं है क्योंकि राणा कुंभा इसका पीछा कर रहा है। उसी समय देखिए, राणा कुंभा की दादी हंसाबाई और जोधा की बुआ हंसाबाई। हो गया ना कनेक्शन? देखिए, राणा कुंभा की दादी है, मोकल उसका बाप था, मोकल की मां थी हंसाबाई। तो कुंभा की दादी और जोधा की बुआ के कहने पर एक संधि होती है 1457 में, जिसे आवल बावल की संधि कहते हैं। ये मैंने मिटाया इसलिए नहीं है क्योंकि आप पूरा इसको समझ सके। मैं आपको एक बार और इसे कंफर्म करवा दूंगा। 1457 में आवल बावल की संधि होती है, जिसके तहत जोधा और कुंभा में संधि होती है हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण। हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण कुंभा और रडमल के पुत्र जोधा में संधि होती है 1457 की आवल बावल की संधि। और यह संधि होती है सोजत पाली में। कहां होती है? सोजत पाली में यह संधि होती है। और बताया जाता है कि सोजत पाली से ऊपर वाला एरिया तो हो गया मारवाड़ का, और सोजत पाली से नीचे वाला हो गया एरिया हो गया मेवाड़ का। और यह कर करके आवल बावल की संधि हो जाती है और शासक बन जाता है जोधा 1457 में। यानी कि 1438 से लेकर के 1457 तक जोधा का एक दुखी काल बीतता है, जिसमें मारवाड़ पर इसका पूरा आधिपत्य नहीं रहता है। ठीक है ना? लेकिन इसका पूरा आधिपत्य कब हो जाता है? 1457 में, जब कौन सी संधि हो जाती है? आवल बावल की संधि। तो जोधा को पढ़ेंगे 1457 से। एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। वीरमदेव का 5वां पुत्र है रावचूड़ा। प्रत्याहार वंश, रावचूड़ा को प्रत्याहार वंश का इंदा था, जिसने यवन मुसलमानों से मंडोर को छीन करके इसको दहेज में दे दिया। इसकी 2 पत्नियां चांद कंवर और किशोर कंवर। चांद कंवर वो जिसने चांद बावड़ी बनवाई। इसके एक पुत्र है रणमल हंसाबाई। शासक रणमल बनना चाहिए था, लेकिन रावचूड़ा किशोर कंवर के पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बना देता है। रणमल मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ में इसको धड़ला की जागीर दी जाती है। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह कर देता है लाखा के साथ, और कुंवरचूड़ा का हमने पढ़ रखा है वृत्तांत। लाखा के साथ शादी कर देता है। लाखा, मोकल और कुंभा तीनों की क्या करता है? सेवा करता है।
जब यहाँ पर 1423 में यह मर जाता है रावचूड़ा, तो कान्हा उत्तराधिकारी बनता है, शासक बनता है। कान्हा 3-4 साल तक शासन करता है, रणमल उसे हटा देता है और 1427 से लेकर 1438 तक यह शासन करता है। यह रणमल फंस करके मर जाता है मेवाड़ की रियासत में। मेवाड़ रियासत में राघवदेव नामक एक व्यक्ति को मरवा देता है जो कुंभा का सहयोगी था, और यह कुंभा को भी जहर दिलवाना चाहता है कुंभा की धायमा के द्वारा, लेकिन धायमा उल्टा जहर दे दिए रणमल को। रणमल मर जाता है। रणमल का बेटा है जोधा। कुंभा जोधा का पीछा करता है, ठीक है ना, कुंभा जोधा का पीछा करता है। 1438 से लेकर के 1457 तक ये इधर उधर भटकता रहता है। 1457 में आवल बावल की संधि हो जाती है, जिसमें सोजत, पाली, मेवाड़ और मारवाड़ का केंद्र बना दिया जाता है। ऊपर वाला हिस्सा मारवाड़, नीचे वाला हिस्सा मेवाड़। और 1457 में शासक बन जाता है कौन? रावजोधा। कौन बन जाता है? रावजोधा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स बनाते रहिए, एक एक लाइन को समझते जाइए साथ साथ में और उसको लिखते चले जाइए, क्योंकि लिखने से सबसे अधिक याद होगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा सर। तो आप प्लीज नोट्स बनाएं, साथ में पढ़ें क्लास को और चैनल को शेयर करते रहें, दोस्तों तक पहुंचाते रहें क्लास को। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सॉरी, रावजोधा शासक बनता है। रावजोधा शासक बनता है 1457। कब बनता है? वैसे तो 1438 के बाद ही शासक बन गया भाई। यह 1438 से लेकर के 1489 तक शासक रहेगा, क्योंकि इस 1438 में इसका बाप मर गया तो पूरा शासन किसके हाथ में चला गया? इसके हाथ में। लेकिन 1453 में इसने अक्का सिसोदिया को हराया। अक्का सिसोदिया को हरा करके मंडौर पर अधिकार किया। तो इसका मतलब तो यह है कि यह मंडौर पर तो शासन करने लग गया था 1453 में, ठीक है ना। लेकिन 1457 में एक संधि हुई आवल बावल की, जिसके तहत यह पूर्णतः शासन करने लग गया। कहां पर? मारवाड़, ठीक है ना। अब इसका शासनकाल हम 1438 से 89 भी जान सकते हैं, और मूलतः इसका जो शासनकाल है वो 1457 से लेकर के 1489 तक है कि यहाँ यह मुक्त रूप से शासक बन जाता है। रावजोधा 13 मई 1449 को, रावजोधा 13 मई 1459 को, सॉरी 13 मई 1459 को चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है, और पूरे तरीके से शहर बसाता है जोधपुर। तो जोधपुर नगर कब बसाया गया था? 1459 में बसाया गया था। उदयपुर नगर कब बसाया गया था? इसके 100 साल बाद 1559 में। कब बसाया गया था? 1559 में बसाया गया। तो जोधपुर नगर की स्थापना करता है और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या है, बलि दी गई थी, किसकी दी गई थी, वो सब हम कला संस्कृति में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि रावजोधा ने 13 मई 1459 को चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाना शुरू किया। रावजोधा ने अपनी पुत्री का विवाह, रावजोधा ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था कुंभा के बेटे रायमल से। कुंभा के बेटे रायमल से। रायमल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। कुंभा के 3 बेटे थे, संग्राम सिंह, रायमल और पृथ्वीराज, है ना। तो रायमल से, कुंभा के बेटे रायमल से विवाह करवाता है अपनी पुत्री का। कौन? रावजोधा। जब आवल बावल की संधि होती है उसके तहत। रावजोधा वो है जिसको सामंत व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए, इससे पहले यह खुद सामंत रहा करते थे। इससे पहले जोधपुर के जो लोग थे, जो शासक थे, वो स्वयं कौन रहा करते थे? सामंत रहा करते थे। लेकिन मंडौर पर पूर्ण तरीके से अधिकार जब इसका हो गया, जोधपुर नगर इसने जब बसा दिया, तो जोधपुर नगर के आसपास
इसने अपने सामंत बनाना शुरू किया, तो सामंत व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रावजोधा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रावजोधा को कहा जाता है। रावजोधा ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था जोधपुर में। रावजोधा ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में इसने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था, जो राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी है। देखिए, इससे पहले जब राव सिंहा शासन कर रहा था, या राव सिंहा के बाद राव चूड़ा आया, चूड़ा के बाद रडमल आया, कान्हा था, इनके समय ये सामंत रहा करते थे, छोटी सी रियासत में रह रहे थे। लेकिन रावजोधा ने पूरे जोधपुर नगर पर अपना अधिकार किया, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बन गई, तो मारवाड़ में इसने सामंत व्यवस्था शुरू करी। इसी के कारण इसको सामंत व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और नागणेची माता का मंदिर इसने बनवाया था, जो राठौड़ों की कुल देवी है। तो राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। इसका मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? रावजोधा के द्वारा। रावजोधा की मृत्यु हो जाती है 1489 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु के बाद राव सातल देव शासक बनते हैं। कौन शासक बनते हैं? राव सातल देव राठौड़ शासक बनते हैं। और राव सातल देव का जो काल है वो 3 वर्ष का है, 1489 से लेकर के 1492 ईस्वी तक। राव सातल देव के समय सबसे बड़ी घटना 1490 में होती है। 1490 में गणगौर की पूजा कर रही थी युवतियां एक स्थान पर, जिसका नाम था पीपाड़। और पीपाड़ कहां पड़ता है? जोधपुर में। पीपाड़ कहां पड़ता है? जोधपुर में। राव सातल देव के समय 1490 में गणगौर, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है, पता है आपको? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर की पूजा कर रही थी। कौन कर रही थी? युवतियां कर रही थी। उनको अजमेर का नवाब या शासक मल्लू खां उठा ले जाता है। इनको युवतियों को, गणगौर की पूजा कर रही युवतियों को, गणगौर की पूजा में जो युवतियों थीं उनको उठा करके अजमेर का नवाब मल्लू खां ले जाता है। इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम था घुड़ले खां। क्या नाम था? घुड़ले खां। जब घुड़ले खां इनको उठा ले जाता है, किनको? युवतियों को उठा ले जाता है, तो राव सातल देव अजमेर के नवाब मल्लू खां का और घुड़ले खां का पीछा करते हैं। पीछा करते समय राव सातल देव का सहयोग राव दूधा के द्वारा किया जाता है। राव दूधा के द्वारा सहयोग किया जाता है। राव दूधा और राव सातल देव मिलकर के घुड़ले खां से और अजमेर के नवाब मल्लू खां से युद्ध करते हैं, जिसमें मल्लू खां भाग जाता है और घुड़ले खां की गर्दन काट दी जाती है, और गर्दन काट कर महिलाओं को दे दी जाती है, जिसमें वो महिलाएं छेद करके उसकी गर्दन में, घुड़ले की गर्दन यानी कि पूरे सिर में छेद कर करके और पूरे नगर में घुमाती हैं। 1490 में गणगौर की पूजा में युवतियों को उठा करके ले जाता है पीपाड़ नामक स्थान से अजमेर का नवाब मल्लू खां और उसका सेनापति घुड़ले खां। राव दूधा जो मेड़ता का जागीरदार था, याद रखना, कहां का जागीरदार था? मेड़ता। मेड़ता कहां पड़ता है? नागौर में। राव दूधा मेड़ता का जागीरदार था और राव सातल देव ये दोनों मिलकर के इसका पीछा करते हैं और घुड़ले खां की गर्दन काट देते हैं। गर्दन काट करके जो महिलाओं को छुड़ा करके लाते हैं उनको दे देते हैं, और वो महिलाएं इसके छिद्रित सिर को पूरे नगर में घुमाती हैं। इसी के चक्कर में अगले वर्ष घुड़ले खां की पुत्री वापस पीपाड़ में आती है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जिस दिन घुड़ले खां की मृत्यु हुई, घुड़ले खां को शहर में घुमाया गया, उस दिन को घुड़ला उत्सव के रूप में आयोजन करवाती है। घुड़ला उत्सव के रूप में आयोजन करवाती है। तब से हर वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? घुड़ला उत्सव मनाया जाता है।
किसके समय हुआ? राव सातल देव के समय। गणगौर में पीपाड़ जोधपुर में स्थान है, वहां से गणगौर की पूजा कर स्त्रियों को उठा करके अजमेर का नवाब मल्लू खां ले जाता है सेनापति के साथ। ये दोनों राव दूधा और सातल देव मिलकर के घुड़ले खां को मार देते हैं, उसकी गर्दन को घुमाया जाता है। अगले वर्ष जिस दिन यह युद्ध जीता था उसी दिन इनकी पुत्री, जो घुड़ले खां की पुत्री थी, वो पीपाड़ जोधपुर में आती है और जोधपुर में आकर के अपने पिता के बारे में कहती है कि वो तो सेनापति थे, असली गुनहगार तो मल्लू खां था। तो मेरे पिता की जिस दिन मृत्यु हुई उसके सम्मान के लिए यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाना चाहिए, जिस उत्सव को गुड़ला उत्सव कहा जाता है, जो हर वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। क्लियर है? राव सातल देव की एक रानी थी जिसका नाम था भटियानी रानी, फूला भटियानी रानी, फूला भटियानी रानी। राव सातल देव की एक रानी थी जिसका नाम था फूला भटियानी रानी, जिसने फूले लाभ तालाब बनवाया था जोधपुर में। फूले लाभ तालाब का निर्माण राव सातल देव की रानी फूला भटियानी के द्वारा बनवाया गया था और राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है 13 मार्च 1492 को। 13 मार्च 1492 को मृत्यु हो जाती है किसकी? राव सातल देव की। किसकी मृत्यु हो जाती है? राव सातल देव की। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे क्लास की रौनक करते हैं। अगर आप क्लास पर नए हैं, पहली बार क्लास रहे हैं, तो चैनल को शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए और लिखते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो राव सातल देव के बाद जो शासक बनता है उनका नाम है राव सूजा। क्या नाम है? राव सूजा। राव सूजा 1492 में बनते हैं और 1515 तक शासक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1492 से लेकर के 1515 तक शासक कौन रहते हैं? राव सूजा रहते हैं। राव सूजा के बारे में अधिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन राव सूजा के बाद इनके पुत्र शासक बनते हैं जिनका नाम है राव गंगा सिंह। क्या नाम है? राव गंगा। और यह है 1515 ईस्वी से शासक बनते हैं और 1515 ईस्वी से लेकर के इनका शासनकाल 1532 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 1532 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। देखिए इनकी मृत्यु 1531 के दिसंबर में हो जाती है। उसके बाद इनका ही शासन इनके पुत्र के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि इनकी हत्या इनका पुत्र ही करता है। ठीक है ना? तो मूलतः जो शासन काल है वो इनका 1532 ही माना जाएगा, यानी कि राव गंगा सिंह 1515 से लेकर के 1532 तक शासक रहते हैं। देखिए साहब, राव गंगा सिंह के समय कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख होती हैं? राव गंगा सिंह का पुत्र था मालदेव। राव गंगा सिंह का पुत्र था मालदेव। याद करिए, इस बीच में एक सबसे बड़ा युद्ध हुआ जिसे हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो राव गंगा सिंह और पुत्र मालदेव खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ लड़ते हैं, तरफ से भाग लेते हैं। कौन कौन? राव गंगा सिंह और राव मालदेव खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हैं। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लड़ते हैं? बाबर के विरुद्ध लड़ते हैं। खानवा के युद्ध के बारे में हमने मेवाड़ इतिहास में अच्छे ढंग से जानकारी की है। क्यों लड़े थे उसका भी कारण है, क्योंकि सांगा की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। देखिए क्यों लड़े थे उसका भी कारण है कि सांगा की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती, और पद्मावती पत्नी थी किसकी? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह की पत्नी थी, मालदेव की मां थी। मालदेव की मां दूसरी रानी थी, लेकिन फिर भी सौतेली मां थी, जैसे भी थी। तो पद्मावती राव गंगा सिंह की पत्नी थी और सांगा की पुत्री थी। इसके कारण ही सांगा के साथ लड़ते हैं राव गंगा सिंह और मालदेव। इसके समय एक प्रमुख युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, जिसे सेवकी का युद्ध कहते हैं। 1529 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे सेवकी युद्ध कहते हैं, जिसमें राव गंगा और राव गंगा के साथ दौलत खां लड़ता है।
नागौर का। कहां का शासक नवाब है? नागौर का नवाब है। नागौर का नवाब है दौलत खां, और राव गंगा के मध्य 1529 में सेवकी का युद्ध होता है, जिसमें राव गंगा की विजय होती है। किसकी विजय होती है? राव गंगा की, और दौलत खां हार करके यहां से भाग जाता है। ये बाद में भी आएगा, युद्ध करने पड़ेंगे हम, इसको नाम याद रखना कि सेवकी का युद्ध 1529 ईस्वी में राव गंगा वर्सेस दौलत खां नागौर के मध्य हुआ, जिसमें राव गंगा की विजय होती है। राव गंगा वही है जिन्होंने गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया, गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया। राव गंगा वही है जिसने गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया, गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राव गंगा के द्वारा गांगेलाव तालाब तथा गंगश्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगा बावड़ी भी बनी हुई है, गंगा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राव गंगा के द्वारा करवाया गया है। देखिए, राव गंगा की हत्या की जाती है, राव गंगा की हत्या की जाती है पुत्र के द्वारा, और पुत्र वही है जो खानवा के युद्ध में लड़ा था। क्या नाम है? मालदेव। क्या नाम है? मालदेव अपने पिता की हत्या कर देता है, और 21 मई 1532 को अपना राज्य अभिषेक करवाता है। कहां करवाता है? सोजत में। और सोजत कहां है? पाली। सोजत पाली में राव मालदेव का राज्याभिषेक होता है। तो मारवाड़ों के शासकों का पितृहंता, मारवाड़ के शासकों का पितृहंता कौन है? राव मालदेव है। दो पितृहंता पढ़ेंगे हम इसमें। अब तक हम पितृहंताओं की बात करें तो हमने मिहिरभोज को पढ़ा गुर्जर प्रतिहार वंश में, हमने उदा को पढ़ा मेवाड़ वंश में, और मारवाड़ वंश में किसको पढ़ा? राव मालदेव को, जिसने अपने पिता गंगा सिंह की हत्या कर दी और 21 मई 1532 को शासक बन गया। कौन? राव मालदेव। कौन बन गया? राव मालदेव। तो आज की जो क्लास है वो हमारी राव मालदेव तक है। अगली क्लास हम राव मालदेव से आगे की पढ़ेंगे, राव मालदेव के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी क्लास पर नए थे या मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही थी तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम पढ़ेंगे राव मालदेव से। थैंक यू सो मच।